देखिए, मेरे चाहने की बात नहीं है, ये ऊपर मेरे और से चाहने की बात नहीं है। अभी ये अभी देखिए, हम आप ही ये समझा रहे थे कि ये और बढ़ा देते, तो और बढ़ा देते तो कहां का घटा के यहां लगाते? आप बताइए ना कुछ। देखिए, सब प्रायोरिटी सरकार की क्या होती है और किस समय क्या होती है, 5 साल में हम किस तो इस सरकार का ये बजट मुझे बता रहा है कि चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर priority इनकी देंगे और प्रायोरिटी है, कैपेक्स इनकी प्रायोरिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी साफ तौर पर दिख रही है। और क्या इस पर काम करने से देश के लोगों को काम नहीं मिलेगा, या एमएसएमई पे जो खर्चा किया जा रहा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा? टीना जी, मैं आपको लेके आना चाहता हूं, बोलिए प्लीज, टीना शर्मा। देखिए, मैं सर की कई बातों से सहमत नहीं हूं, और इस बात को मैं यहाँ इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि पुरानी सरकारें हमारे सिर पर क्या छोड़ के गई हैं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 4.7% का फिस्कल डेफिसिट जो है मनमोहन सरकार हमारे छोड़ के गई थी, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बड़ी चर्चा का विषय था जब हम इस पे बजट पे चर्चा करते थे, तो ये हम बहुत ही इसके बारे में चर्चा करते थे। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे लिए क्या क्या करता है वो हम सबको पता है, कितना रिस्की है, कितने सालों तक, कितनी सदियों तक उसका जो है वो हमारे सिर पे एक तरह का रिस्क मंडराता है और हर सेक्टर पे मंडराता है। फिस्कल डेफिसिट कोई छोटी चीज नहीं है। हम जब बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आप तराजू लेकर एक सरकार के और दूसरे सरकार के बजट को नहीं तोल सकते, कभी नहीं तोलना चाहिए, ना ही कभी पिछले बजट से इस बजट को तोलना चाहिए। क्योंकि जब कोई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की एडवाइजर रही हूँ गवर्नमेंट में और पब्लिक पॉलिसी की एडवाइजर रही हूँ, तो मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि कमियां सब बजट्स में होती हैं। हमारी दृष्टि से कमियां सब बजट में होती हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम कई बार कहते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन जो मोदी सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए किया है वो शायद अब तक की सरकार ने कभी और मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर यहाँ तक कहीं पहुंचे हैं तो हमें कांग्रेस की भी कुछ देन है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सिरे से नकारना कि मोदी सरकार का जो ये बजट है वो विजनरी नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। सेमीकंडक्टर्स पे और डिफेंस का बजट बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट था। पिछले 4 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस और सारी सरकारें इस पे चिल्ला रही थी, आज उसमें भी कमी निकल रही है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उल्टे लटक जाइए, विपक्ष को कहीं ना कहीं कमी दिखेगी, और कमी दिखना, कुछ फैक्ट्स पे अगर कमी दिख रही है तो बात कीजिए, उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आप सिरे से नकारने लगे हर चीज को। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बताइए ना, कांग्रेस क्या छोड़ के गई है? सोशल सिक्योरिटी के नाम पे मनरेगा के अलावा कौन सी स्कीम कांग्रेस सरकार ने दी थी? मुझे एक आदमी इस बात का जवाब दे दे। और आज सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अगर मैं आपको कुछ नहीं तो 20 स्कीम गिना सकती हूँ। ठीक है, ओके। फैक्ट्स पे अगर अजीज खान, हाँ, फैक्ट पे बात कीजिए। बिल्कुल, मैं इसी बात पे शुरू कर रहा था कि भाई राम जी, ना पूरी तरह से ऐसे कोई कहे कि नहीं इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता, ना कोई ये कहे कि भाई इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जनता के मतलब की बात बताइए। कैटेगरी के लिए 10% का कोटा मोदी सरकार ने दिया है जी। महिलाओं को 6 महीने अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजीज खान, मोदी सरकार ने दी है। प्रेगनेंसी में छुट्टियां 6 महीने की महिलाओं को मोदी सरकार ने दी है। देखिए राम जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 बातें अभी जेटली साहब कह रहे थे कि साहब बहुत सारा कर्जा दिया, किसानों का कर्जा दिया, ये हमारी सरकार ने बहुत उपलब्धि की। ये नहीं बताया कि 1,25,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, या नहीं बताया। मैं दूसरी बातें करना चाहूंगा, कई सारी स्कीमें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। अभी देखिए, कहा गया कि साहब 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बहुत चर्चा है। मैं आपको बताऊं, जो ट्रैक बने हैं इस वक्त, ट्रैक चाहे यूपी हो या किसी भी स्टेट में ले लो, उस ट्रैक पे टाइम से ट्रेनें नहीं आती है। आप हाई स्पीड ट्रैक की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन कब से चर्चा में है? 2014-15 से चर्चा में। कितनी बुलेट ट्रेनें चल गई, कितना सब कुछ हो गया, हवाई बातें। मैं कह रहा हूं अभी ये बात चल रही है कि आज जो मैंने देखा PM 2 टियर और 3 टियर शहरी विकास योजना के लिए बजट, मैं जानना चाह रहा हूं 100 स्मार्ट सिटी की बात पहले की गई थी, बाद में 500 स्मार्ट सिटी की बात की गई। कितने स्मार्ट सिटी डेवलप कर दिए गए? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ कागज पे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात करने की बात दूसरी है। अभी कहा गया कि वाराणसी में जहाज की मरम्मत के लिए पोर्ट का उसमें एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और वहां पे बाकायदे पोर्ट बनेगा और मरम्मत होगी जहाज की। वाराणसी जैसी जगह पे जो माननीय मोदी जी का
आप समझिए संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अभी मेट्रो तक नहीं चल पाई है। यह है विकास, यह है क्योटो। तो इस तरीके से वायदे और दावे की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वायदे कुछ भी करिए, दावे कुछ भी करिए, लेकिन सच यह है कि इस देश में आज अगर पर कैपिटा इनकम देखिए तो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है आज, बेरोजगारी दर क्या है, महंगाई दर क्या है, जरा उस पर चर्चा कर लीजिए। अभी ट्रिपल पी मॉडल की बात हो रही कि ये मुल्क जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। मैं जरा इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तीसरी अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी मॉडल पे तो 13 और 14 में बन गया था, लेकिन ट्रिपल पी मॉडल से, अर्थव्यवस्था से एक आम आदमी से कोई लेना देना उसका नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 80.6 लाख है, राजीव और जेटली इस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना सर, और ओके, भारत की क्या है 3.25 लाख। अजीज भाई सुन लीजिए, सुनिए सर, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 25 गुना आगे है। मैं काउंटर करूंगा तो समय चला जाएगा। बताइए सर, बताइए। मैं चाहता हूं कि बोलिए 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ है। आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये रिकॉर्डेड डेटा है। वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 7.2% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है टैक्स रिफॉर्म्स की, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है जेटली जी कंजम्पशन की, ये तो डेटा है। ओके, कम से कम डेटा को जनाब। जेटली जी को एक मिनट, हाँ जेटली, मैं आ रहा हूं टीना आपके पास आ रहा हूं। है मेरे पास डाटा है सर, डेटा मैं आ रहा हूं। पहले जेटली जी का उत्तर तो सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ उठा दिए, बोलिए जेटली। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश का नागरिक बन के अगर इस देश के बजट को देखेंगे तो आप सोचेंगे इतनी अनंत संभावनाएं हमारे पास थी, हम क्या कर रहे थे आज तक। हमने एक नई नीति बनाई जिसमें रेयर अर्थ से लेकर के रॉ मटेरियल की बात कह रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा ये होता क्या है। शायद रेयर अर्थ का मतलब हो गया कि हमारे पास सारे मिनरल रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद हम दुनिया से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल यहां पर ला करके उसका माल बना के अपने देश में उसकी खपत करते थे। अरे भाई वही मिनरल तो हमारे पास थे, वही रॉ मटेरियल हमारे पास था, अब हम अपने ही रॉ मटेरियल के रेयर अर्थ से रॉ मटेरियल बनाएंगे। ये कभी कल्पना करी थी क्या आपने? जो चाइना दुनिया पे क्यों राज कर रहा है, हमें क्यों चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था, या जर्मन से इंपोर्ट करना पड़ता था, या अमेरिका से, कनाडा से लेना पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़ता था? उसके पीछे की मुख्य वजह यही होती थी क्योंकि हमने कभी भी सोचा कि चलने दो, प्रोपेल होने दो, चलने दो, मेरा काम चल रहा है, देश भी चल रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है इस चीज की। इतनी गहराई से जाकर के सोचना, और अभी इनकी बात रोजगार को लेकर के हो रही थी। अरे रोजगार की संभावनाएं तभी बनते हैं जब आप 0 से लेकर के 100 तक सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम 0 से लेकर के, और हमसे पहले की सरकारें जो ट्रेडिंग की बात करती आई थी, हम भी सर्विस इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, हम भी उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी देश को विकसित बनाने के लिए? यहां पर जो कदम उठाए हैं उन कदमों की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब बात आई, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि ऐसी कोई फील्ड बताइए, क्योंकि इस देश का जो बच्चा है ना, जिसने होश संभाला है, और जो व्यक्ति आज 80 साल का हो गया है, जिसने होश संभालिया, उसे पता है मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। और जो 80 साल का हो चुका है उसे मालूम है मैंने कितनी सरकारें देखी है, और कितनी सरकारें देखने के बाद उन्हें एक ऐसा लीडर मिला जिससे वो उम्मीद जगी कि ये देश को वहां लेकर के जाना चाहता है जहां हम चाहते थे। इसीलिए विकसित भारत में आज 80 साल का व्यक्ति भी अपना योगदान दे रहा है, जेनजी भी योगदान दे रहा है। जी जेटली साहब, ओके ओके, वरुण पुरोहित जी बोलिए। यही हमारे देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। राम मोहन जी, अभी चाइना की बात जेटली साहब कर रहे हैं। चाइना से कितना ट्रेड इम्बैलेंस है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहे। जब आप इतने कर्जे सब अभी सब बता रहे हैं, इतने कर्जे में डूब गया भारत, तो चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। एक मैं कह रहा हूँ हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हमने इतनी दवाइयां सस्ती कर दी, कैंसर के लिए कर दी, ये कर दी, अरे उसके रूट कॉजेज पे क्यों नहीं जा रहे? इतना केमिकल खाने में आ रहा है, आम आदमी चर्चा करता है हर चीज में केमिकल, उसको क्यों नहीं आप फोकस करते? और आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, खेजड़ी को केमिकल डाल के खत्म किया जा रहा है। ऐसा विकसित भारत बनाओगे आप? पूरा थार डेजर्ट खत्म कर दोगे, खेजड़ी खत्म कर दोगे, आप कह रहे हो साहब विकसित भारत हो रहा है। और विजन क्या दे रहे हो? 2047। मैं तो पता नहीं जीऊंगा कि नहीं, जब तक कितने लोग जिएंगे कि नहीं जिएंगे। हाँ। वो आप मुंगेरी लाल के हसीन सब दिखा रहे हो लोगों को, उससे क्या मतलब होगा? और जो अभी बात करें 11 साल के पिछले, अभी मैंने भी सुना पिछली बात नहीं करनी चाहिए, पिछली बात नहीं चाहिए, उल्टे लटक जाओगे। अरे भाई मोदी जी ने तो सपने 2-2 करोड़ पर ईयर के दिखाए थे। तो रोजगार बिगर इकोनॉमी सही होगी क्या? युवा की जो हमारी जो वर्क एनर्जी, जो एनर्जी फोर्स है, उसको आप काम में ही नहीं लोगे, आप कहां से इकोनॉमी को बढ़िया बनाओगे? कितनी ट्रिलियन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप तो ओके, चाइना का जवाब दे दूं सर आपको। चाइना आज डेट में घिरा हुआ है, चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस में घिरा हुआ है। आज से 3 महीने पहले डिफ्लेशन का शिकार था,
तो चाइना ऑलरेडी मैं वही तो कह रहा हूं, जीडीपी अपन ग्रोथ क्यों में हमसे बहुत पीछे आप है। चाइना ओके, ओके, आज हम चाइना के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएस, चाइना, जर्मनी, जिसकी मर्जी जीडीपी ग्रोथ से कंपेयर कर लीजिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मेजर नेशन। ये रिकॉर्डेड अचीव डेटा है जनाब। तुरंत आ रहा हूं, चाइना हमसे पिछड़ा हुआ है, मुझे अपडेट जीडीपी ग्रोथ में बहुत पीछे हमसे। टीना शर्मा जी बोलिए। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने पर कैपिटा इनकम की चिंता की, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और उन्होंने यूएस से इसका कंपैरिजन किया। इनसे पूछ लिया जाए कि यूएस में क्या इकोनॉमी चल रही है। हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी पैरेलल चल रही है, पैरेलल कैश इकोनॉमी है। आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे जब 3% लोग ही टैक्स भरते हैं? हम जो ये चैनल पे बैठे हैं यही लोग टैक्स भरते हैं, आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी अगर इनकम के बारे में अगर उसको रिकॉर्ड्स पे ले आया जाए, जो कि डिजिटल इंडिया के द्वारा जो भारत सरकार है उसने कोशिश की है, पिछले लगातार 12 सालों से भारत सरकार ने कोशिश की है, इससे पहले तो कभी कोशिश भी नहीं हुई। तो ये देखिए कि हमें बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए हर बजट के साथ, और हर बजट को इस सोच पे लेकर चलना चाहिए कि उसकी कमियां क्या है, हमारा रूट कॉज क्या है। पर कैपिटा इनकम आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसा देश जो 168 करोड़ की जनता है हमारे पास, और सिर्फ 3% लोग टैक्सेस दे रहे हैं। अब देश जी मेरी बात से राजी करेंगे नहीं करेंगे? 3% लोग टैक्सेस देते हैं, उसी पे सब कुछ चल रहा है, और ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते नहीं है। ये हाथ खड़ा करने से सर नहीं होगा, बातों को कहीं एक्सेप्ट करना सीखिए। यूएस की इकोनॉमी से आप कहीं ना कहीं हमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो कैसे चलेगा? दूध दही पे भी टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स की बात, हर आदमी टैक्स दे रहा है, दूध दही पे, किताबों पे, अपने देश को टैक्स लग रहा है। ओके टीना।